बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। एक ज़माना था जब मेहंदी से हर वक्त हाथ रंगे होते थे। ये उस वक्त की बात है जब हम अनमैरिड हुआ करते थे, मेहंदी लगाना सीख रहे थे तो अपने ही हाथों को जो है ना रंगते रहते थे। लेकिन अब जो है काफ़ी टाइम हो गया है। एक वक्त ऐसा भी था कि जब मैं अज़ल्फ़ा की मेहंदी लगाया करती थी, तब अज़ल्फ़ा बहुत छोटी थी और मुझे मेहंदी लगाने का शुरू से ही बहुत शौक़ था। काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग कर लिया करती थी। लेकिन अभी जब मैंने अपनी फ़िंगर्स बनाना स्टार्ट करी मेहंदी से, तो मुझसे तो मेहंदी ही नहीं पकड़ी जा रही थी। हाथ इतने कँपा रहे थे, लग रहा था कि शायद मैं पहली बार मेहंदी पकड़ रही हूँ। शादी से पहले का ज़माना कुछ और होता है और शादी के बाद ज़िम्मेदारियाँ इतनी हो जाती हैं कि ये शौक़ जो है ना बहुत पीछे रह जाते हैं। वक्त गुज़रने के साथ आपके माज़ी में कुछ ऐसी तल्ख़ और अच्छी यादें होती हैं जिन्हें सोच सोच कर आप हमेशा मुस्कुराते भी हैं और दुखी भी होते हैं। कल रात मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नींद इतनी शदीद आ रही थी, लेकिन आंखें जब भी बंद कर रही थी एक वाक़या मेरे जहन में जो है ना वो बार बार गर्दिश कर रहा था। और जितना मैं सोने की कोशिश कर रही थी मेरा जहन बिल्कुल उलझता जा रहा था। तो वो वाक़या मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक औरत के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन वो होता है जब शादी के बाद उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। और जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा किया। और मुझे नहीं पता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। तो ये मेरी स्टोरी आप ज़रूर पूरी एंड तक सुनिएगा। शायद इस तरह के केसेस बहुत सारी औरतों के साथ हुए हों, लेकिन जो मेरे साथ केस हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाला था। दोनों बच्चियाँ मेरी सीज़र से हुई हैं और सीज़र हमेशा कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन की वजह से ही होते हैं। तो अनाइज़ा की बारी में भी जो हुआ वो आपसे बाद में डिस्कस करूँगी, लेकिन ये अज़ल्फ़ा की बारी में जो हुआ वो तो उस वक्त हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, यानी कि मेरी सास ससुर और मेरी नंद, उनके 3 बच्चे, मैं और इरफ़ान, हम 8 लोग जो हैं वो साथ रहा करते थे। और मेरी जो 2 जेठानियाँ हैं वो सेपरेट थी, यानी कि उनका खाना पकाना सब कुछ अलग था। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई तो ससुराल की ज़िम्मेदारियाँ भी मेरे ही कंधों पर थीं, क्योंकि मेरी जो नंद हैं वो उस वक्त उनके बच्चे छोटे थे। तो वो टीचिंग किया करती थी, तो सुबह जल्दी उठकर वो अपना और अपने बच्चों का नाश्ता बनाकर और वो स्कूल चली जाती थी। उसके बाद जब मैं उठती थी तो मैं सास ससुर का नाश्ता वगैरह बनाती थी। तो इरफ़ान अपनी जॉब ढूंढ रहे थे कि जिस जगह इरफ़ान जॉब करते थे वो कंपनी जो है वो बंद हो गई थी किसी वजह से। तो फिर इरफ़ान जो है ना बहुत परेशान हुए। वो उसी दौरान वो काफ़ी सीवीज़ वगैरह इधर उधर देकर आए, क्योंकि जब एक इंसान को पता होता है कि ज़िम्मेदारियाँ बढ़ने वाली हैं, काफ़ी सारी जगह सीवी देने के बाद भी हर बार मायूसी होती थी, क्योंकि जॉब मिलना एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो बहरहाल जी, और फिर मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद मेरे ससुर की आदत थी कि वो 10 बजे के टाइम रोज़ाना मामूल के मुताबिक जो है ना वो घर का पकाने का सामान लेकर आ जाया करते थे। और ससुर हमारे थोड़े सख्त मिजाज के थे, तो उनको हर काम जो है वो परफेक्ट टाइमिंग पर चाहिए होता था। तो बस जी, नाश्ते के फ़ौरन बाद ही मैं खाना पकाने के चक्कर में लग जाती थी, क्योंकि बाजी और बाजी के बच्चों को भी स्कूल से आना होता था। मेरी कोशिश ये होती थी कि दोपहर 1 बजे से पहले पहले ही मैं अपना खाना बना लूँ, क्योंकि उस वक्त भी किचन हमारा एक ही था जिसमें हमारी दोनों जेठानियाँ भी खाना वगैरह बनाती थी। तो सबसे पहले मैं ही बना लिया करती थी खाना, क्योंकि उन लोगों के बच्चे छोटे थे, वो भी स्कूल जाया करते थे। जॉइंट फैमिली में रहने के लिए जो है ना बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम जो है वो ठीक ही हो जाया करते थे। खाना बनाते हुए दोपहर का 1 से 1:30 बज जाता था। तो फिर नंद और उनके बच्चे आ जाते थे। फिर दस्तरख़्वान लगाने से उठाने तक की ज़िम्मेदारी मेरी ही होती थी। फिर दोपहर के बर्तन धोने की ज़िम्मेदारी भी मेरी ही होती थी। और जब मैं दोपहर के तमाम काम करके फ़्री होती थी तो शाम की चाय का टाइम हो जाता था, क्योंकि ससुर जो हैं वो बिल्कुल टाइम के पाबंद थे। उनको 4 साढ़े 4 बजे चाय चाहिए ही होती थी। तो फिर चाय का पानी फटाफट से रख के मैं बाकी के छोटे मोटे काम कर लिया करती थी। और मेरे ससुराल में सभी चावल शौक़ से खाते हैं। शुरू में मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि उबले हुए चावल किस तरह बनाए जाते हैं। 1-2 बार मुझसे चावल जो है ना वो घुट गए थे, और हमारे ससुर को आदत थी कि वो खिले खिले चावल खाया करते थे। शुरू में इंसान को नहीं पता होता कि कौन किस नेचर का है। बाद में खैर फिर जब मेरी सास ने और नंद ने मुझे चावल बनाना सिखा दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह चावल बनाना आ गए थे मुझे। लेकिन 8 फैमिली के हिसाब से माशाल्लाह 2 टाइम के चावल पकते थे और बड़े देगचे में पकते थे, और उस वक्त भी मैं प्रेग्नेंट थी। तो बड़ी मुश्किल से ये सारे काम
मैनेज किया करती थी और तमाम चीज़ें उस वक्त सिल पर ही पीसी जाती थी क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर नहीं था। और मेरे ससुर जो है वो फ्रेश चीज़ें खाते थे, यानी कि गरम मसाला भी वो सिल पर ही पिसा हुआ खाने में यूज़ करवाते थे। और इस तरह सारे कामों से फ़ारिग होते होते मुझे तकरीबन 5 बज जाते थे। 5 बजे के बाद जब मैं अपने रूम में आती थी तो ऐसा दिल चाहता था कि बस मैं फटाफट से अपने बिस्तर पर लेट जाऊं और सुकून के चंद पल गुजार लूं, लेकिन मेरी किस्मत में सुकून कहाँ जनाब। जब ऊपर आती थी तो मेरा कमरा जो है सुबह से इसी तरह पड़ा होता था, क्योंकि जब मैं नीचे एक दफ़ा जाती थी तो ऊपर तमाम काम निपटा कर ही आती थी और शाम हो जाती थी। शाम में आके मैं अपने कमरे की डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा जो भी मुझे करना होता था वो मैं किया करती थी। तो इसी तरह दिन गुज़रते गए और ये तमाम काम मेरे रोज़ के मामूल में शुमार हो गए थे। और जैसे जैसे मेरी प्रेगनेंसी के दिन गुज़रते जा रहे थे मुझ में बहुत सारे चेंजिंग आती जा रही थी। चिड़चिड़ापन और तमाम तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना और फिर थक हार के जो है ना सारे काम करना, दिल ना चाहते हुए भी तमाम काम करने पड़ते थे और आराम बिल्कुल नहीं मिलता था। और उस वक्त हमारे कमरे में टीवी वगैरह ना मोबाइल कुछ भी नहीं था। तो बस जब मैं ऊपर आती थी तो इरफान से बातें वगैरह करने में टाइम का पता ही नहीं चलता था और 8 बजे ही मुझे इतनी शदीद नींद आ रही होती थी कि दोबारा रात के खाने पर जाने की मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होती थी। और फिर जब मैं नीचे जाती थी तकरीबन इशा के बाद, हमारे ससुराल में सब खाना खा लिया करते थे, तो जब इशा की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जब ससुर आते थे तो उनको फ़ौरन दस्तरख़्वान लगा हुआ मिलना चाहिए। फिर जल्दी जल्दी नीचे जाकर दस्तरख़्वान लगाती थी, खाना सालन वालन गरम करके प्रॉपर दस्तरख़्वान पर रख कर फिर सब बैठकर खाते थे खाना। और सास का ऑर्डर था कि भाई रात के बर्तन रात में ही धुलने चाहिए, तो रात के तमाम खाने के बर्तन जो होते थे वो धोकर उनको उनकी जगहों पर रख कर किचन की क्लीनिंग कर कर फिर मैं ऊपर आया करती थी। और इन तमाम चक्रों में मुझे तकरीबन 9 साढ़े 9 या कभी कभी 10 भी बज जाया करते थे, क्योंकि खाने के बाद बातें वगैरह करने में टाइम का पता ही नहीं चलता था। और जब मैं रूम में आती थी सुकून मिलता था अपने रूम में आके और बस फिर मैं सो जाती थी और नेक्स्ट मॉर्निंग ही उठती थी। वही काम मेरे इंतज़ार में हुआ करते थे। तो जी इसी तरह दिन गुज़रते गए और डिलीवरी के दिन करीब आने लगे। तो जब मेरा 9वां महीना स्टार्ट हुआ तो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होना शुरू हो गई। उनमें सबसे बड़ी चीज़ थी जी मेरा बीपी हाई रहने लग गया। पता है इंसान की जेब खाली हो तो उसकी ख्वाहिशें भी मर जाती हैं। और पूरे 9 महीने तक मैंने कुछ ऐसी फरमाइश भी इरफान से नहीं की, ना अच्छा फ़्रूट ना जूसेस वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ 2 वक्त की रोटी जो मुझे मिलती थी वही मैं खाया करती थी सुकून से। और जब कभी बहुत ज़्यादा दिल चाहता था, ऐसी हालत में दिल चाहता है कि आप अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, लेकिन मैं बस दिल की बातें जो है ना दिल में ही रखती थी। लेकिन शौहर तो समझता ही है, फिर भी वो अपने वालिद से 100-200 रुपये किस तरह मांगते थे और मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो फिर भी ले लिया करते थे। और उस वक्त वो 100-200 रुपये हमारे लिए बहुत ही बड़ी नेमत हुआ करते थे। उस वक्त मुशर्रफ का दौर था और मुझे आज तक अच्छी तरह याद है। चीनी जो है वो 36 रुपये पर केजी मिला करती थी और चिकन 60 रुपये पाव, और अच्छे से अच्छा बढ़िया वाला चावल भी आपको 150-160 रुपये पर केजी में भी मिल जाया करता था। लेकिन उस वक्त हमारे हालात कुछ इस तरह के नहीं थे, तो मुझे ये वक्त बहुत अच्छे से याद रह गया। और इरफान के वालिद भी बहुत एहसास किया करते थे मेरा, और कभी फ़्रूट लाते थे तो मुझे ज़रूर भिजवाया करते थे। तो बस मैं ख़ुद से नहीं मांगती थी, और कभी मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। और इरफान को जो 100-200 रुपये अब्बू दिया करते थे उसमें से मैं क्या ख्वाहिश करती थी कि आप मेरी ख्वाहिश सुनेंगे तो शायद हंसेंगे। और मैं चाहती थी उस वक्त मुझे रात में या दिन में किसी भी टाइम जो है ना, बस जब मुझे क्रेविंग होती थी किसी चीज़ की, तो मैं इरफान को फटाफट से बोलती थी कि मुझे 1 गिलास गन्ने का जूस। और हमारी बेकरी पे ना पेटीज़ मिलते थे जिसके अंदर चिकन भरी होती थी, बस वो मैंने खाया है, उसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं खाया। और ये गन्ने का जूस और ये जो बेकरी का पेटीज़ है ये भी मैंने बिल्कुल लास्ट दिनों में खाना स्टार्ट किए थे, क्योंकि उस वक्त जो है ना दिल बहुत चाहता था कि खाना ना खाया जाए, बल्कि कोई ऐसी चीज़ आए जिससे पेट भर जाए। तो बस मैं ये एक पेटीज़ और 1 गिलास गन्ने का जूस पी लिया करती थी और शुक्र अदा करती थी अल्लाह पाक का। तो जी इसी तरह मेरे दिन गुज़रते गए और डिलीवरी के दिन करीब आते गए। जब लास्ट ओपीडी हुई तो जब बीपी मेरा चेक किया तो डॉक्टर ने मुझे यही कहा कि बीबी क्या हो रहा है आपको, अपना बीपी क्यों नॉर्मल करके नहीं आती हो आप, अगर इसी तरह कंडीशन रही तो फिर सीज़र हो जाएगा। और बस ये सुनना था मैंने, और बस दिल की धड़कनें एकदम से तेज़ होना शुरू हो गई। और उसके बाद जो है ना हर वक्त बस मुझे यही ख्याल सताता रहता था कि कहीं मेरा सीज़र ना हो जाए, कहीं मेरा सीज़र ना हो जाए। और यही सोच सोच के मैं अपना
हर वक्त बीपी हाई रखने लग गई थी। ना चाहते हुए भी इंसान को ना बहुत सारी सोचें आ जाती हैं और इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। फिर जब मेरी लास्ट ओपीडी हुई तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि 1 हफ़्ते के बाद आपकी डिलीवरी है। तो मैं बहुत खुश हो गई थी इस चीज़ को लेकर और खुशी खुशी घर आ गई और इरफ़ान को भी मैंने यही बताया कि अब सिर्फ़ 1 हफ़्ता बाकी रह गया है। और जब 1 हफ़्ते के बाद मेरा पूरा वो टाइम हो गया और मैं डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल गई तो मुझे कोई ऐसी मूवमेंट या कोई ऐसा दर्द वगैरह कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। तो डॉक्टर ने मुझे ड्रिप लगा दी और ड्रिप लगाने के बावजूद भी मुझे लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए और उन्होंने 1 दिन और 1 रात मुझे रखा, वेट किया कि ऐसा ना हो कि घर जाकर डिलीवरी पेन स्टार्ट हो जाए। तब मैं और मेरी नंद जो है वो हॉस्पिटल में थे, मेरे साथ थी। दूसरा दिन भी आ गया और जब डॉक्टर ने आई अपने विज़िट पर तो जब उन्होंने मेरी कंडीशन देखी तो उन्होंने कहा कि इसको पेन क्यों नहीं हो रहे भाई। तो लास्ट अल्ट्रासाउंड उन्होंने मेरा करवाया और जब लास्ट अल्ट्रासाउंड लेकर मैं दोबारा हॉस्पिटल गई तो उन्होंने कहा कि इसका तो सीज़र होना ही होना है लाजमी। उन्होंने 2 ऑप्शन शुरू में ही बता दिए थे कि अगर नॉर्मल पेन नहीं हुए तो सीज़र हो सकता है। और मेरी शक्ल देख देख के ना वो मुझे नहीं बताती थी, बाकी जो मेरे साथ ओपीडी में जाता था उसको ये ज़रूर बता दिया करती थी। इस बात का मुझे बाद में पता चल गया था। तो बहरहाल फिर जो है ना जब उन्होंने ये कहा कि सीज़र हो सकता है उसके बाद फिर मेरी कंडीशन वही बीपी हाई रहने लग गया और टाइम पूरा हो गया था तो डॉक्टर ने मुझे डेट दे दी थी सीज़र की। और सीज़र से 1 दिन पहले मैं सुबह मामूल के मुताबिक उठी हूँ और अचानक से मुझे फ़ील हुआ कि कुछ हुआ है और जब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा मिसकैरेज हो गया। और इरफ़ान बेखबर सो रहे थे, इरफ़ान को उठाया। इरफ़ान ने जब मेरी कंडीशन देखी तो वो जल्दी से अपनी अम्मी को और भाभियों को बुला के लाए। जब उन्होंने मेरी कंडीशन देखी तो फिर हॉस्पिटल लेके गए फटाफट से और जैसे ही डॉक्टर ने मुझे देखा तो उन्होंने फ़ौरन कह दिया कि सीज़र के लिए इसको रेडी करो। और बस वो सुनना था कि दिल की धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थी और बस मुझे नहीं पता था कि आने वाला वक्त क्या होने वाला है, क्या मैं बचूँगी, क्या मेरा बच्चा बचेगा। और यही सारी चीज़ें जो है ना दिमाग में चल रही थी और बीपी बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो रहा था। सीज़र के लिए मुझे जो है ना एक अलग से रूम में रखा गया। वहाँ थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है ना इक्का दुक्का नर्स आ जाती थी, वरना मैं वहाँ अकेली ही लेटी हुई थी और मेरे दोनों हाथों पर ड्रिप लगी हुई थी। पाक से दुआ करती जा रही थी कि या अल्लाह मुझे हिम्मत दे और मेरे बच्चे को और मुझे सलामती अता फरमा। बस यही जो है ना अपने आप को तसल्लियाँ देती जा रही थी और आंसू मेरी आंखों से जारी थे। जो भी नर्स आती थी मेरे आंसू साफ़ करती थी और मुझे तसल्ली देती थी कि कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मेरे बराबर वाले रूम में धड़ाधड़ सीज़र पे सीज़र हो रहे थे। हर थोड़ी देर के बाद छोटे छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ आती थी। जब उनकी आवाज़ें मेरे कानों तक आती थी तो मेरे अंदर ख़ुद से हिम्मत पैदा होती थी और मैं अपने दिल को यही समझाती थी कि ये भी तो औरतें हैं जिनके सीज़र हो रहे हैं। और मैंने दिल को यही तसल्ली दी कि मैं कोई आखिरी औरत तो नहीं हूँ जो जिसका ऑपरेट हो रहा है। मेरे नसीब में ये तकलीफ़ लिखी हुई थी। तो मैंने अपने आप को मजबूत किया और मैंने अपने आप को ज़हनी तौर पर सीज़र के लिए तैयार किया। जब मेरी बारी आई सीज़र रूम में मुझे ले जाया गया। चारों तरफ बड़ी बड़ी मशीनें थीं, ये देखकर मुझे बहुत डर भी लग रहा था। लेकिन बहरहाल जी जब मुझे फ़र्स्ट टाइम एनेस्थीसिया दिया गया तो उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर के बाद जो है ना डॉक्टर ने एक चाँद सी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया को मेरे सामने किया और उन्होंने कहा मुबारक हो, आपके यहाँ बेटी हुई है। बस ये सुनना था और सारी तकलीफ़ें उन 9 महीनों में मेरे साथ क्या हुआ सब कुछ मैं भूल चुकी थी। और उस नन्ही सी गुड़िया को प्यार करने के लिए मैं बेकरार थी कि कब मैं इसको अपनी गोद में लूँगी और मैं प्यार करूँगी। उसके बाद मुझे वार्ड में शिफ्ट किया गया और सबसे पहली नज़र जो मेरी पड़ी वो इरफ़ान पर पड़ी थी। ज़ुल्फ़ा को गोद में लिए मेरे मुंतज़िर थे और जब मैं उनके करीब गई तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से कहा कि मुबारक हो, प्यारी सी जान सी बेटी पैदा हुई है। तो बड़ी माजरत के साथ जी जब भी मैं ये वाक़या सोचती हूँ ना तो मुझे ऐसे ही रोना आ जाता है। और ये रही मेरी वो बच्ची जो आज माशाल्लाह 15 साल की हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।